साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेट सीटे स्टडी में। साथियों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 के पीवाईक्यू करेंगे सीडीपी के। मॉक पेपर 1 हम पहले कर चुके हैं, आज दूसरा चल रहा है मॉक पेपर 2। पहला क्वेश्चन है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। पहला है, विकास एक दिशा की ओर एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा विकास परिवर्तनीय है। दूसरा क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था? इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, केवल आर्थिक कारकों का? साथियों, जहाँ भी केवल शब्द दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। तो इस तरह ए, बी और डी में तीनों में केवल दिया है, तो ये हमारा नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। चौथा क्वेश्चन है, डॉट डॉट और डॉट डॉट बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। परिवार, आस पड़ोस, धर्म, अभिभावक, स्कूल, धर्म या परिवार, स्कूल? तो इसमें परिवार और स्कूल बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। बच्चे अलग तरीकों से सोचते हैं। उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। साथियों, इसका राइट आंसर ये होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छठवां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाढ़ के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। डी है, के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि केवल शब्द जहाँ भी आता है वो निगेटिव होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। पाढ़ के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। सातवां क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट न सके, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
विचार की अनुत्क्रमणीयता। 8वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की ज़रूरत है। निष्क्रिय प्राणी हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। 9वां क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। साथियों, अभिकथन ये कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, जो कि गलत है। कारण आर है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो साथियों, ये भी दोनों गलत हैं, विकथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ए और आर दोनों गलत हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। इसका ऑप्शन है मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। साथियों, यहाँ पे जो गणितीय बुद्धि या तार्किक बुद्धि है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था है। तो दोस्तों, भाषा विकास तब होता है बच्चे का जन्म होगा, फिर वो भाषा सीखेगा, यानी कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। जन्म पूर्व का समय तो नहीं होगा, क्योंकि जन्म पूर्व के समय तो वो सीखता नहीं है भाषा। क्वेश्चन 12 है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो साथियों, यह उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का, जिसमें कहा जाता है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, उनको बांट दिया जाता है काम में, वहाँ जेंडर रूढ़िवादिता होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? वह उन्हें विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करें। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये वाला नहीं होगा। बी है, वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। सी है, उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो डी वाला भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। 14 नंबर का क्वेश्चन है, साथियों अभी हम करेंगे 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है सीडीपी के, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं।
दूसरा है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। इसका ऑप्शन सी होगा सही कि वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। साथियों, जहाँ भी जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं तो वहाँ पे वंशानुगत और पर्यावरण दोनों का विशेष योगदान होता है। यहाँ पे केवल एक कभी नहीं होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। जैसा हमने पहले बताया अभी पहले क्वेश्चन में इसके कि सिर्फ जन्मजात नहीं होता, सिर्फ पर्यावरणीय नहीं होता, जो दोनों का जो है मिश्रण होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होता है। इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए जिससे अभिभावकों को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएँ, मंदबुद्धि या बुद्धिमान में। तो बच्चों को कभी भी मंदबुद्धि या बुद्धिमान के रूप में नहीं उन्हें कभी आकलित करना चाहिए। दूसरा है, अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने के बारे में समझ बन सके। अभिभावक जान पाएँ कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता। अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाएँ। बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनकी आदतें एक समान ही हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अभिभावकों की अपने बच्चे के समझ के बारे में सीखने के बारे में समझ बन सके कि उनका बच्चा कितना सीखा है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? सीखने सिखाने से पहले, के दौरान व बाद में मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग, विद्यार्थियों पर शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया। तो इसमें 17 में चारों हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह आलसी है और बहाने बनाती रहती है, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, वह पलायनवादी प्रकृति की है, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजा जो है अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। अगला क्वेश्चन है, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर होगा लचीला पाठ्यक्रम। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचानें और उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें।
बी वाला इसका राइट आंसर होगा प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। बच्चों में कभी भी प्रभावशाली, कमज़ोर या ज़्यादा बुद्धिमान इस तरह के जो है कभी भी समूह नहीं बनाना चाहिए कि उन्हें पृथक पृथक कर दिया जाए। सब बच्चे को समान रूप से देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? अगम्य मूलभूत संरचनाएं, अवसरों की असमानता, सहभागिता में अवरोध, गैर भेदभाव। तो विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सबसे ज़रूरी है गैर भेदभाव। ऑप्शन डी सही होगा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो साथियों, अगर कोई बच्चा आंशिक दृष्टिबाधित है यानी उसे कम दिखाई देता है तो उसके लिए अगर छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट लाएंगे तो उसके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो ये जो बी ऑप्शन है यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि ये जो है उपयुक्त नहीं है आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। बाकी बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट ये भी सही है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, अगर कोई बच्चा आंशिक दृष्टिबाधित है तो अगर बड़े आकार में लिखा रहेगा तो वो ज़्यादा सही से देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है तब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए। विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अधिगम को के बजाय की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। बच्चों को कभी भी रटाना नहीं चाहिए बल्कि उनकी समझ बनानी चाहिए। किसी चीज़ को समझ लेंगे तो उन्हें हमेशा पता रहेगा। याद करने से भूल जाते हैं, याद करना भी निगेटिव है। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रकार्यात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभविक। इसका राइट आंसर भी होगा प्रकार्यात्मक आबद्धता। इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है, क्या करना महत्वपूर्ण है? निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना। तो साथियों, अगर छात्रों के बीच कोई भ्रांति बनी हुई है तो उसे कभी अनदेखा न करें बल्कि उनकी भ्रांतियों को सुने, पहचाने कि आखिर इनकी भ्रांति बनी कैसे है, उसके बाद तब उसे दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पहचानना। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलती या किसी भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलती या बिना किसी भय के।
बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए उनको काबू में रखना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान की बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं व इसे अपूर्वानुमेय बनाते हैं। तो साथियों, संवेगों का बच्चों के अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका राइट आंसर सी होगा। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूँगा। मैं सज़ा से बचने के लिए यह कार्य करूँगा। मैं यह कार्य इसलिए करूँगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए। मैं यह कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कही गई है। आंतरिक अभिप्रेरणा वहाँ होती है जहाँ बच्चा अपनी रुचि से, अपने मन से, अपने पसंद से जो है कोई कार्य करता है। वहाँ पे वह किसी बाहरी चीज़ के लिए नहीं कि ये काम करोगे तो मुझे ये पुरस्कार मिल जाएगा। ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। हमारा अंतिम वाला क्वेश्चन है लास्ट का। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो साथियों, यह जो कथन है यह वुडवर्थ का ये जो है कथन है ये वुडवर्थ का है। इसका राइट आंसर बी होगा।